दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिल्म भूत बंगला की उन बड़ी गलतियों के बारे में जिन्होंने ऑडियंस को काफी डिसअपॉइंट अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किया। इस फिल्म से लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी क्योंकि इसमें बॉलीवुड के कई बड़े एक्टर्स और एक्सपीरियंस्ड कॉमेडियंस मौजूद हैं। लेकिन अफसोस, इतनी मजबूत कास्ट के बावजूद फिल्म अपनी कहानी और एग्जीक्यूशन की वजह से वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाती जो करना चाहिए था। मेरी नजर में अगर इसी कॉन्सेप्ट को किसी स्ट्रॉन्ग साउथ इंडियन डायरेक्टर ने हैंडल किया होता तो शायद ये एक यादगार हॉरर कॉमेडी बन सकती थी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आपकी इस फिल्म के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फिल्म की कास्ट का इस्तेमाल। फिल्म में अक्षय कुमार, परेश रावल, राजपाल यादव, असरानी और मनोज जोशी जैसे जबरदस्त एक्टर्स मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बॉलीवुड की कुछ सबसे आइकॉनिक कॉमेडी फिल्में दी हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी टैलेंटेड कास्ट के बावजूद फिल्म ना ढंग की कॉमेडी डिलीवर कर पाती है और ना ही हॉरर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आज के दौर में कॉमेडी का मतलब सिर्फ एक दूसरे को मारना, चीखना, सामान तोड़ना और बेकार का शोर मचाना नहीं रहा। ऑडियंस पहले ही हेरा फेरी, भूल भुलैया और भागम भाग जैसी फिल्मों में इंटेलिजेंट कॉमेडी देख चुकी है। उन फिल्मों के डायलॉग्स आज भी लोगों को याद हैं, जबकि भूत बंगला देखने के बाद मुश्किल से कोई एक मेमोरेबल डायलॉग या सीन याद रहता है। अब बात करते हैं अक्षय कुमार के कैरेक्टर की। फिल्म देखते वक्त सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी रोल को लेकर होती है। शुरुआत में उनका कैरेक्टर हल्का फुल्का कॉमेडी करता नजर आता है, लेकिन जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है वो अचानक एक सीरियस और मैच्योर हीरो बन जाता है। डायरेक्टर ये डिसाइड ही नहीं कर पाया कि कैरेक्टर को कॉमेडी जोन में रखना है या सीरियस हॉरर जोन में। इसी वजह से कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी टूट जाती है और ऑडियंस उससे इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाती। परेश रावल जैसे लेजेंडरी एक्टर के साथ भी कुछ खास नहीं किया गया। अरे तू जा रही। पूरी फिल्म में उनका काम बस अर्जुन से पैसे लेना और उसके आसपास घूमना लगता है। राजपाल यादव का हाल तो उससे भी बुरा है। जिस सीन में वो नजर आते हैं अक्सर उनके साथ मारपीट या फिजिकल कॉमेडी ही हो रही होती है। इतने टैलेंटेड कॉमेडियन को सिर्फ पंचिंग बैग बना देना भी एक बड़ी राइटिंग फेल्योर लगती है। अब हीरोइन की बात करते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी। सच कहूँ तो कई बार लगता है जैसे डायरेक्टर खुद भी भूल गया हो कि हीरोइन फिल्म में है। वो एक सीन में नजर आती है, फिर गायब हो जाती है, फिर कुछ देर बाद दोबारा आ जाती है। अगर हीरोइन का रोल इतना ही छोटा था तो अर्जुन के साथ उसकी इतनी क्लोज बॉन्डिंग दिखाने की क्या जरूरत थी? और अगर रोल इम्पोर्टेंट था तो फिर उसके कैरेक्टर को प्रॉपर डायलॉग्स और डेवलपमेंट क्यों नहीं दिया गया? पूरी फिल्म में प्रिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बस मुस्कुराना लगता है। और सबसे अजीब बात यह है कि फिल्म हमें बताती है कि हीरोइन अपनी बहन की तलाश में मैगलपुर आई है, लेकिन पूरी फिल्म में ना वो इन्वेस्टिगेशन करती नजर आती है, ना क्लूज ढूंढती है और ना ही इस मिस्ट्री में कोई प्रोग्रेस होती है। ऐसा लगता है जैसे राइटर्स खुद अपना ही सब प्लॉट भूल गए हों। अब आते हैं फिल्म की माइथोलॉजी पर। शुरुआत में हमें वडुसुर और वरिक्षणी की कहानी सुनाई जाती है। कहानी इस तरह प्रेजेंट की जाती है कि लगता है दोनों कैरेक्टर्स फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे, लेकिन फिल्म के एंड तक वडुसुर तो नजर आता रहता है जबकि वरिक्षणी का कोई प्रॉपर रोल ही नहीं होता। ऑडियंस पूरी फिल्म इंतजार करती रहती है कि शायद वरिक्षणी किसी इंपॉर्टेंट मोमेंट पर वापस आए, अर्जुन की मदद करे या वडुसुर को रोकने में कोई बड़ा रोल प्ले करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जबकि फिल्म खुद बताती है कि वरिक्षणी का वृक्ष वडुसुर के मंदिर के पास ही मौजूद है। इतना सेटअप क्रिएट करने के बाद भी पेफ ना देना कहानी की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने सबसे ज्यादा ऑडियंस को फ्रस्ट्रेट किया, और वो है वडुसुर के रूल्स। फिल्म हमें बताती है कि वडुसुर अंधेरे का राजा है और रोशनी से डरता है। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग कमजोरी हो सकती थी, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब डायरेक्टर खुद अपने बनाए हुए रूल्स तोड़ने लगता है। एक सीन में अर्जुन वडुसुर को छोटी सी मोबाइल टॉर्च से भगा देता है, कभी फ्रिज की लाइट उसके लिए खतरा बन जाती है। मतलब जिस असुर को इतना पावरफुल दिखाया गया कि उसने देवताओं के खिलाफ जंग छेड़ दी थी, वो नोकिया 3310 की टॉर्च से डरकर भाग रहा है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? ये सीन देखकर हॉरर कम और कॉमेडी ज्यादा महसूस होती है। लेकिन सबसे बड़ी कंट्राडिक्शन एंडिंग में आती है। जब अर्जुन अपनी बहन मीरा को बचाने के लिए वडुसुर के मंदिर पहुंचता है तो वहां हर तरफ आग जल रही होती है, मंत्र पढ़े जा रहे होते हैं और रोशनी ही रोशनी होती है, लेकिन वडुसुर बिल्कुल आराम से घूम रहा होता है, जैसे उसे रोशनी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो फिर ऑडियंस का सवाल बिल्कुल जायज है, आखिर वडुसुर किस रोशनी से डरता है और किससे नहीं? डायरेक्टर ने इसका कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। और आखिर में एक और बात जो काफी लोगों ने नोटिस की होगी, भूत बंगला देखते वक्त बार बार भूल भुलैया की याद आती है। सिर्फ एटमॉस्फेयर ही नहीं, कई कैरेक्टर्स और सिचुएशंस भी काफी मिलती जुलती लगती हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल सुंदर का कैरेक्टर है। भूल भुलैया में शुरुआत में उसके साथ कॉमेडी होती है, उसे डराया जाता है और बाद में वो मंजुलिका के असर में आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह भूत बंगला में भी सुंदर के साथ पहले कॉमेडी और स्कैरी मोमेंट्स दिखाए जाते हैं और फिल्म के एंड तक वो वडुसुर के वश में नजर आता है।
ये समानता इतनी ऑब्वियस है कि कई बार लगता है फिल्म इंस्पिरेशन से ज्यादा इमिटेशन की तरफ चली गई है। कुल मिलाकर भूत बंगला एक ऐसी फिल्म लगती है जिसमें पोटेंशियल बहुत था, कास्ट जबरदस्त थी, कॉन्सेप्ट भी बुरा नहीं था, लेकिन वीक राइटिंग, इनकंसिस्टेंट कैरेक्टर्स और लॉजिक से भरी गलतियों ने इसे एक यादगार हॉरर कॉमेडी बनने से रोक दिया।